नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं जिसने लाखों लोगों की सोच को बदला है। एम स्कॉट पेक की द रोड लेस ट्रैवल्ड। इसे लोग अक्सर सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया मानते हैं। ये अनुशासन, प्रेम और हमारे अपने विकास जैसे गहरे सवालों पर बात करती है। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि पेक क्यों कहते हैं कि मुश्किल रास्ता, मतलब वो रास्ता जिस पर कम लोग चलते हैं, वही असल में सबसे कीमती रास्ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं किताब की उस पहली, थोड़ी चौंकाने वाली लेकिन बुनियादी सच्चाई से। जीवन कठिन है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये वाक़ई इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि हम अक्सर इस सच्चाई से भागते हैं। पेक कहते हैं कि ज़्यादातर जो हमारी मानसिक परेशानियां हैं, वो इसी बात को न मानने से पैदा होती है कि हाँ, जीवन कठिन है। अच्छा। हम उम्मीद करते हैं कि सब आसान हो, और जब ऐसा नहीं होता, तो हम निराश हो जाते हैं, गुस्सा आता है, हताशा होती है। लेकिन अ, अगर हम शुरू में ही ये मान लें, मतलब गहराई से इसे स्वीकार कर लें कि हाँ, जीवन में चुनौतियां आएंगी, दर्द होगा, मुश्किलें होंगी ही, तो फिर उनका सामना करने का हमारा नजरिया ही बदल जाता है। हम्म। ये मानना, ये स्वीकृति ही पहला कदम है। फिर समस्याएं बोझ नहीं लगती, बल्कि कुछ ऐसी बन जाती हैं जिन्हें सुलझाया जा सकता है। मतलब कठिनाई को एक्सेप्ट करना ही उससे डील करने की ताकत देता है। बिल्कुल। तो ये किताब फिर एक आईने की तरह हो जाती है। हमें दिखाती है कि मुश्किलों से बचकर नहीं, बल्कि उनका सामना करके, उनसे सीख कर ही हम असल में ग्रो करते हैं, विकसित होते हैं। एकदम सही कहा। और पेक इस विकास की यात्रा को, इस मुश्किल रास्ते को समझाने के लिए एक फ्रेमवर्क देते हैं। इसमें 4 मुख्य पिलर्स या स्तंभ हैं। पहला है अनुशासन, डिसिप्लिन। दूसरा प्रेम, लव। तीसरा है विकास और जिम्मेदारी, ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और चौथा, जिसे वो कृपा या ग्रेस कहते हैं। ये चारों आपस में जुड़े हैं और मिलकर उस रास्ते को बनाते हैं जो मैच्योरिटी और सच्ची शांति की ओर ले जाता है। तो चलिए पहले स्तंभ पर आते हैं, अनुशासन। अनुशासन शब्द सुनते ही थोड़ा बंधन या सख्ती का ख्याल आता है, लेकिन पेक का नजरिया तो काफी अलग है ना? हाँ, बहुत अलग। पेक के लिए अनुशासन समस्याओं को हल करने के लिए ज़रूरी टूल्स हैं। ये वो स्किल्स हैं जिन्हें हम डेवलप करते हैं ताकि जीवन की जो मुश्किलें हैं, उनका सामना कर सकें। इसमें 4 मुख्य तकनीकें हैं। पहली, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत मिलने वाले छोटे सुख के बजाय बड़े लक्ष्य के लिए सब्र करना। हाँ, ये तो आजकल बहुत मुश्किल लगता है। बिल्कुल। दूसरी, जिम्मेदारी स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अपनी दिक्कतों के लिए दूसरों को दोष न देना। हम्म। तीसरी, सच्चाई के प्रति समर्पण, डेडिकेशन टू ट्रूथ, दुनिया को वैसा देखना जैसी वो है, ना कि जैसा हम चाहते हैं। हम्म। और चौथी, संतुलन, बैलेंसिंग, यानी जरूरत पड़ने पर अपने पुराने तरीकों या सोच को बदलने की हिम्मत रखना। आपने कहा डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ये आजकल के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली दुनिया में तो और भी रेलेवेंट लगता है। पेक इसे इतना जरूरी क्यों मानते हैं? देखिए, जीवन की ज्यादातर अच्छी चीजें, चाहे वो करियर में सफलता हो या गहरे रिश्ते हों या कोई हुनर सीखना हो, उनमें समय और मेहनत लगती है ना? तुरंत नतीजा नहीं मिलता। जो लोग हर छोटी इच्छा को फौरन पूरा करने में लगे रहते हैं, वो अक्सर बड़ी उपलब्धियों से चूक जाते हैं। स्रोत में वो युवा आर्किटेक्ट का उदाहरण था ना, जो काम टालता रहता था, डेडलाइन मिस करता था। हाँ हाँ, याद है। और फिर तनाव में रहता था, क्लाइंट्स को दोष देता था। बिल्कुल, ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन का ठीक उल्टा था। लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि अनुशासन बंधन नहीं है, बल्कि ये तो आजादी है। आजादी कैसे? क्योंकि वो अब डेडलाइन के तनाव से मुक्त था। उसे अपने काम पर ज्यादा कंट्रोल महसूस हो रहा था। उसने अपनी जिम्मेदारी ली, सच्चाई का सामना किया कि प्रॉब्लम उसकी टाल-मटोल की आदत थी, और उसने बैलेंस बनाया अपने आराम और काम के बीच। अनुशासन ने उसे समस्याओं से भागने के बजाय उन्हें हल करने का रास्ता दिखाया। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था उसके नजरिए में कि अनुशासन सजा नहीं, बल्कि सेल्फ कंट्रोल से मिलने वाली शक्ति है। ये वाकई सोचने वाली बात है। हम अनुशासन को बाहरी दबाव समझते हैं, जबकि पेक उसे अंदरूनी ताकत बता रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, प्रेम। प्रेम के बारे में तो इतनी बातें होती हैं, लेकिन पेक की परिभाषा थोड़ी अलग सी है। प्रेम अपनी या किसी और की आध्यात्मिक उन्नति के उद्देश्य से स्वयं का विस्तार करने की इच्छा शक्ति है। इसमें ये इच्छा शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति पर जोर, ये इसे आम रोमांटिक आइडिया से अलग बनाता है। बिल्कुल अलग। पेक साफ कहते हैं कि जिसे हम अक्सर प्यार में पड़ना या फॉलिंग इन लव कहते हैं, वो असल में प्रेम नहीं है।
वो उसे कैथेक्सिस कहते हैं, मतलब किसी व्यक्ति या चीज से भावनात्मक रूप से जुड़ जाना। ये जरूरी है, पर ये असली प्रेम नहीं है, क्योंकि ये ज्यादातर पैसिव होता है, अपने आप हो जाता है। अच्छा। असली प्रेम पेक के अनुसार एक कॉन्शियस चॉइस है, एक एक्शन है, एक काम है। ये भावनाओं से आगे जाकर दूसरे की और अपनी खुद की भी भलाई और विकास के लिए एफर्ट करने का डिसीजन है, तब भी जब ये मुश्किल हो या इसमें मेहनत लगे। स्रोत में उस जोड़े का उदाहरण था जो बहस में जीतने के बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करने लगते हैं। ये पेक की परिभाषा से कैसे जुड़ता है? हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। पहले उनका गोल था अपनी बात सही साबित करना, मतलब मैं जीतूं। ये प्रेम नहीं था। जब उन्होंने एक दूसरे के नजरिए को समझने, उनकी भावनाओं को महसूस करने का सचेत प्रयास शुरू किया, तब उन्होंने असल में एक दूसरे के विकास में इन्वेस्ट करना शुरू किया। यही है स्वयं का विस्तार, अपनी सोच से बाहर निकलकर दूसरे के दुनिया में कदम रखना। इसमें मेहनत लगती है, अपनी इच्छाओं को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है, लेकिन यही असली प्रेम का एसेंस है। ये सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है, बल्कि अच्छा करना है, विकास के लिए। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है, अगर प्रेम दूसरे के विकास के लिए खुद को विस्तार देना है, तो क्या इसमें अपनी जरूरतें, अपना विकास पीछे छूट जाने का खतरा नहीं है? ये बहुत जरूरी सवाल है, और पेक इस पर भी ध्यान देते हैं। उनकी परिभाषा में क्या था? अपनी या किसी और की आध्यात्मिक उन्नति। हाँ, अपनी या किसी और की। बिल्कुल। यानी सच्चा प्रेम सिर्फ दूसरे पर फोकस नहीं होता, वो सेल्फ लव को भी उतना ही महत्व देता है। दूसरों की मदद करते करते खुद को खो देना प्रेम नहीं, वो कोडिपेंडेंसी हो सकती है। संतुलित प्रेम में अपनी बाउंड्रीज का सम्मान करना, अपनी जरूरतों का ध्यान रखना और अपने खुद के आध्यात्मिक सफर को जारी रखना भी उतना ही जरूरी है। प्रेम एक टू वे स्ट्रीट है, जहां दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। ये संतुलन वाकई बहुत अहम है। चलिए अब तीसरे स्तंभ पर चलते हैं, विकास और जिम्मेदारी। पेक कहते हैं कि हम जीवन की समस्याओं को हल किए बिना उनसे पार नहीं पा सकते। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका गहरा मतलब क्या है? इसका गहरा मतलब ये है कि हम अक्सर समस्याओं से भागने की कोशिश करते हैं, उन्हें अनदेखा करके, दूसरों पर इल्जाम लगाकर या कोई आसान शॉर्टकट ढूंढकर। लेकिन पेक कहते हैं कि समस्याएं कहीं जाती नहीं हैं, वहीं रहती हैं जब तक हम उनका सामना करके उन्हें हल करने की जिम्मेदारी नहीं उठाते। और यही सामना करने का प्रोसेस, यही हल ढूंढने की कोशिश, यही हमें डेवलप करती है। हर समस्या, हर चुनौती, हर दर्द असल में सीखने और बढ़ने का एक मौका है। वो नौकरी खोले वाले व्यक्ति का उदाहरण यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है ना। शुरू में वो डिप्रेशन में गया, शायद हालात को कोस रहा होगा। हाँ, और ये नेचुरल रिएक्शन है। लेकिन ग्रोथ तब शुरू हुई जब उसने उस मुश्किल सिचुएशन की जिम्मेदारी ली, ये सोचने की कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। उसने उस झटके को एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल किया, अपनी असली रुचियों और वैल्यूज को फिर से खोजने का। ये आसान नहीं था, इसमें दर्द था, अनसर्टेनिटी थी। हाँ। लेकिन इसी प्रोसेस से गुजरकर वो एक ज्यादा मीनिंगफुल करियर और शायद एक ज्यादा मजबूत इंसान बन पाया। पेक यही कहते हैं कि मेंटल हेल्थ का मतलब दर्द से बचना नहीं है, बल्कि दर्द और चुनौतियों का सामना करने और उनसे सीखने की कैपेसिटी डेवलप करना है। जिम्मेदारी लेना मतलब अपनी रिएक्शन चुनने की पावर को पहचानना। मतलब दर्द और डिस्कम्फर्ट असल में विकास के साइंस हो सकते हैं, अगर हम उन्हें सही नजरिए से देखें। ये आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। और अब चौथा स्तंभ, कृपा, ग्रेस। ये थोड़ा मिस्टीरियस सा लगता है, क्या मतलब है इसका? हाँ, कृपा को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये हमारे सीधे कंट्रोल से बाहर की चीज लगती है। पिक इसे एक ऐसी शक्ति या इन्फ्लुएंस के रूप में देखते हैं जो हमारे विकास में हेल्प करती है, भले ही हम उसे पूरी तरह समझ ना पाएं। ये वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, कोइंसिडेंसेस या अचानक मिलने वाले मदद हो सकती है जो हमें सही दिशा में ले जाती है, खासकर तब जब हम रास्ता भटक गए हों या हार मानने वाले हों। अच्छा, इसे आप किस्मत कह सकते हैं, संयोग कह सकते हैं, या कोई डिवाइन हेल्प मान सकते हैं। तो क्या ये सिर्फ भाग्य की बात है, या हम इसे पाने के लिए कुछ कर सकते हैं? पेक का मानना है कि कृपा यूं ही नहीं मिलती। ये अक्सर उन लोगों को ज्यादा अनुभव होती है जो विकास के रास्ते पर चल रहे हैं, जिन्होंने अनुशासन, प्रेम और जिम्मेदारी के प्रिंसिपल्स को अपनाया है। जब हम ओपन माइंडेड होते हैं, हम्बल होते हैं और ये मानते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते या कंट्रोल नहीं कर सकते, तब हम कृपा के प्रति ज्यादा रिसेप्टिव हो जाते हैं। ये एक तरह से हमारे एफर्ट्स का ही एक अनएक्सपेक्टेड फल हो सकता है, या शायद ये दिखाता है कि हम एक बड़ी रियलिटी या सिस्टम का हिस्सा हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी यात्रा में हम अकेले नहीं हैं। ये चारों स्तंभ, अनुशासन, प्रेम, विकास और जिम्मेदारी और कृपा, ये सब मिलकर उस रास्ते की तस्वीर बनाते हैं जिसके बारे में किताब का टाइटल है,
द रोड लेस ट्रैवल्ड। ये कम चुना गया रास्ता क्यों है और ये टाइटल इन चारों स्तंभों से कैसे जुड़ता है? ये कम चुना गया रास्ता इसलिए है क्योंकि ये मुश्किल है ना? अनुशासन, साधना, सच्चे अर्थों में प्रेम करना, अपनी जिम्मेदारियां उठाना और सच्चाई का सामना करना, ये सब आसान नहीं है। ज्यादातर लोग आसान रास्ता चुनते हैं। तुरंत मजा, सतही रिश्ते, दूसरों पर दोष डालना और मुश्किल सच्चाइयों से बचना, ये भीड़ वाला रास्ता है। हाँ, कम चुना गया रास्ता वो है जहां हम जानबूझकर इन चुनौतियों को चुनते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि यही विकास का मार्ग है। पेक का वो कथन याद है, कठिन रास्ता चुनें क्योंकि वहीं आपका वास्तविक स्वरूप रहता है। हाँ, और ये सीधे उस पहली बात से जुड़ता है कि जीवन कठिन है, तो कठिन रास्ता चुनना मतलब जीवन की सच्चाई को स्वीकार करके उसके साथ काम करना, ना कि उसके खिलाफ लड़ना। बिल्कुल, कठिन रास्ता चुनने का मतलब है अनुशासन को अपनाना, ताकि हम चुनौतियों का सामना कर सकें। इसका मतलब है प्रेम को एक क्रिया के रूप में चुनना, भले ही वो मुश्किल हो। इसका मतलब है अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी लेना और उनसे सीखना। और इसका मतलब है कृपा के प्रति खुरा रहना, ये मानते हुए कि हमें मदद मिल सकती है। ये सब मिलकर हमें हमारे वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाते हैं, वो इंसान जो हम बन सकते हैं अगर हम आसान रास्ते के लालच से बचकर विकास के मुश्किल लेकिन सार्थक रास्ते पर चलने की हिम्मत दिखाएं। संघर्ष इस रास्ते का हिस्सा है, रुकावट नहीं। यही वो यात्रा है जो अंत में गहरी शांति और संतुष्टि देती है, जो आसान रास्ते पर कभी नहीं मिल सकती। तो इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि अगर जिंदगी मुश्किल लग रही है तो शायद आप गलत रास्ते पर नहीं हैं। हो सकता है आप उसी कम चुने गए रास्ते पर हों जहां असली विकास होता है। हर चुनौती, हर दर्द एक मौका हो सकता है खुद को बेहतर जानने और बनाने का। जरूरत बस उस नजरिए की है और उस हिम्मत की जो हमें आसान लगने वाले रास्ते से हटकर चलने को प्रेरित करे। बिल्कुल, और यहीं पर एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटे छोटे फैसले हम लेते हैं, क्या हम अनजाने में हमेशा आसान, जाना पहचाना रास्ता चुनते हैं? या क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि कौन सा विकल्प, भले ही थोड़ा ज्यादा मुश्किल या अनकंफर्टेबल हो, हमें लंबे समय में कुछ सिखाएगा, हमें थोड़ा और ग्रो कराएगा? ये सोचने वाली बात है कि हमारी अपनी जिंदगी में कम चुना गया रास्ता कैसा दिखता है, और क्या हम आज इसी वक्त उसे चुनने का एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं।